हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे मेंस में हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकें और कैसे हम इसकी तैयारी करें। तो देखिए, जैसे आपको पता ही है कि जीएस 1, 2, 3 और 4 चार भागों में कैटेगराइज है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसमें क्या करना है हमें, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, मार्क्स दो तीन चीज़ों में ही बढ़ते हैं, जैसे एथिक्स में या एसए में या ऑप्शनल में। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मोर ओवर लगभग सबके मार्क्स सेम ही होते हैं एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 95 to 105 ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप ये स्कोर टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज अगर आप टारगेट 150 160 का बना रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि किसी के 105 से 125 आ जाए, इसके बीच में 130 आ जाए, 135 इवन इतना भी आ जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही बच्चे यहाँ तक जा पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पे टारगेट करना है। तो एथिक्स में जो हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 130 प्लस। ठीक है, 130 प्लस ये टारगेट स्कोर है। जो ऐसे में है वो 150 प्लस होना चाहिए, और जो ऑप्शनल में वो दोनों मिला के 300 से लेके 320 नंबर के अप्रॉक्स होना चाहिए। ये बहुत आसान नहीं है करना, पहली बात बता दूं, क्योंकि 130 मार्क्स लाना एथिक्स में बहुत मुश्किल टास्क है। ठीक है, और टारगेट बना रहे हैं तो उस हिसाब से पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप अगर ऐड करते हैं तो कितने आता है, ये आपका आ गया 580 to 600 मार्क्स। ठीक है, इन सबको मैच करके, इन सबको ऐड करके, तो 600 मार्क्स अगर आपने यहाँ ले आया ना, तो फिर यहाँ अगर आपके ये तीनों में 100 मार्क्स हैं तो आपके 300 नंबर ये आ गए, यानी कि 600 प्लस 300 900 मार्क्स आपने रिटर्न में स्कोर किया। ठीक है, और जो इंटरव्यू है उसमें आपने मान लीजिए 150 स्कोर किया, ये सबसे कम है 150, उतना स्कोर किया तो भी आपके 1050 मार्क्स बने हैं, जो कि टॉपर्स के मार्क्स में आते हैं। ये बात समझ आया? यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है हमारा मेंस की तैयारी में, ऑप्शनल, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऑप्शनल चूज करिए बिल्कुल सोच समझ कर। ठीक है, क्योंकि जिसमें मार्क्स आ रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो देखना पड़ेगा कि पढ़ने में भी मन लग रहा है कि नहीं, कि मार्क्स ही आ रहे हैं। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक आप इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल के लिए आपको तैयारी मई जून से करना था, बट आपने अगर नहीं किया अभी तक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अभी चल रहा है अक्टूबर। ठीक है, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने हैं मेंस की तैयारी के लिए। हाँ, आप जैन तक एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, बट फैब तक मत ले जाइएगा, बोलते हैं सभी फैब तक, बट फैब तक मत ले जाइए, बिकॉज अभी के टाइम में जो प्री का एग्जाम हो रहा है वो काफ़ी टिपिकल हो रहा है ना। 2022-23 का पेपर देखे तो किसी को आसान लग सकता है उनके लिए, बट जो मोर ओवर सबके लिए, हम लोगों के लिए तो मुश्किल था, मुश्किल है ना। तो क्या करना है आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको टारगेट बना के चलना है। जैसे आप इसमें 15-15 दिन का स्लॉट रख सकते हैं, 15 डे प्लस 15 डे। अब ध्यान से सुनिए, ये 15 दिन में आप जीएस करिए। जीएस में फोर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एथिक्स है। अगर आप एथिक्स छोड़ना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, तो आप अगर एथिक्स अभी छोड़ेंगे तो आप GS1 यहाँ रख लीजिए। ठीक है, ये 15 दिन में GS1 होगा कैसे, बात ये है। तो मैं भी बोल रहा हूँ नहीं हो पाएगा 15 दिन में GS1, बट करना क्या है, GS1 में जितने टॉपिक्स हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे 20 टॉपिक है हमारे मेंस में। ठीक है, GS1 में, अब ध्यान से सुनिए, 20 टॉपिक्स है। हर एक टॉपिक पे, इस तरह से सिलेबस में इस तरह से दे रखा है। ठीक है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। तो जो टॉपिक में पॉइंट्स जैसे हैं, संप्रदायवाद, धर्मवाद, ठीक है, अलग अलग है, इस तरह से टॉपिक्स बट रखे हैं। ठीक है, भूख हो गया, इस तरह से बट रखा है। अब सबसे पहले, अब जैसे भूगोल है,
आप भूगोल मत उठाइए क्योंकि भूगोल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आपसे होगा नहीं, ठीक है, अभी के टाइम में नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करिए, जो शॉर्ट जितने छोटे टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाइए। नोट्स 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर एक टॉपिक का, ठीक। तो जितने नोट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाइए, ठीक। तो आपका ये करीबन 40 to 50% सिलेबस कवर कर जाएगा, ठीक। यानी कि जैसे मान लीजिए भूगोल है, इतिहास है, तो इतिहास, भूगोल, सोसाइटी है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें आपको डायरेक्ट सारे के सारे नोट्स नहीं बनाएंगे। वो सारे नोट्स आपको प्रीलिम्स में मैंने बताया था कैसे बनाना है, वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखना है, उसमें बताया हुआ है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है। और ऐसे ही नहीं बताया है, पूरा फैक्ट्स के साथ बताया, डेटा के साथ बताया है कि कितने दिन में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, जो अचीवेबल टारगेट है। देखिए जो अनअचीवेबल है वैसे ही कल्पना कर लेंगे कि इतने दिन में हो जाएगा, तो मुश्किल है ना। तो अचीवेबल टारगेट बनाना है। तो 40 to 50% आपने GS1 का सिलेबस कवर कर लिया। मान लीजिए हर दिन, मान लीजिए आप, मैं सोचकर चल रहा हूँ 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 8 घंटे को आप 2 तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, या तो आप GS1 कवर करिए, या 4-4 घंटे का स्लॉट बांटिए। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है पूरे दिन, तो ये वाला स्लॉट रखेंगे, और 2 सब्जेक्ट पढ़ने में आता है तो GS1 यहाँ, GS2 यहाँ, दोनों में लगने सेम ही डेट, यहाँ भी उतने ही दिन लगेंगे, वहाँ भी उतने ही दिन लगेंगे, ठीक है, फ़र्क उससे नहीं आएगा। तो करना क्या है, जो GS1 है उसमें आपको जैसे मान लीजिए जो भी जितने टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उन सब के आप 1 से 2 पेज पे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये नोट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर टाइम में क्या है, ये आपके नोट्स ही काम आएंगे। अब ये नोट्स बनाने कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया भूमंडलीकरण, ये टॉपिक है मान लीजिए, या वैश्वीकरण है ना, ये टॉपिक ले लिया, ग्लोबलाइजेशन। तो आप इस पे टॉपिक पे बनाना है, तो करना क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक को गूगल पे सर्च करना है, नेट पे, है ना। क्योंकि आपको इस टॉपिक्स के सिलेबस में भूमंडलीकरण डायरेक्ट लिखा हुआ कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा नहीं, हमारे बुक्स में तो खासकर नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे तो इसको आपने नेट पे सर्च करना है, भूमंडलीकरण, विकीपीडिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, विकीपीडिया। अब विकीपीडिया में बहुत कुछ होता है, तो सारा क्या लिखें, तो नहीं, हमें क्या करना है, इसके साथ पिछले PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मेंस के आ रखे हैं उसमें हम भूमंडलीकरण के टॉपिक्स देखेंगे, किस किस तरह से भूमंडलीकरण से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे हैं। याद रखना है मेंस का पेपर में आपको PYQ साथ लेकर चल रहा है। अगर नहीं ले साथ में नहीं लेकर चल रहे तो आप जो पाथ है ना हमारा, इस रास्ते से भटक रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न का एक टारगेट होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो भूमंडलीकरण में जैसे आपने पढ़ा कि इसका, चलो इसका डेफिनेशन क्या है ये आपने देख लिया, ठीक है, भूमंडलीकरण। फिर उसके बाद आपने देखा इससे समाज को क्या लाभ है, लोगों को क्या लाभ है, वैश्विक स्तर पर क्या लाभ है, व्यक्तिगत स्तर पर क्या लाभ है, बूढ़ों को क्या लाभ है, महिलाओं को क्या लाभ है, जो पिछड़ी जाती है उनको क्या लाभ है, LGBT समुदाय को क्या लाभ है, इससे इकोनॉमी के स्केल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सोसाइटी के स्केल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देख लिया, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, डू एंड डोंट्स, ठीक है, फ़ायदे नुकसान देख लिया आपने, ठीक है। और क्या क्या करे जाने की आवश्यकता है, सरकार द्वारा इसके परिप्रेक्ष्य में लिए गए पहल कौन कौन से हैं। जब ये सब आपने बना लिया एक नोट्स, ठीक है, नोट्स जब बनाएंगे तो जैसे पॉजिटिव्स हैं तो इसके पॉजिटिव्स में पॉइंट्स वाइज ऐसे करके जितने पॉइंट्स हैं आपके, कोशिश करिए 5 से 10 पॉइंट, उससे ज़्यादा मत लिखिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हर एक नेगेटिव में भी आपको 5 से 10 पॉइंट रखना है, और पेपर में इतना ही जाके लिखना होता है, ठीक है। तो हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है कि आप 20 पॉइंट उठा के लिख रहे हैं, वो कोई काम नहीं आएगा। और लिखने का भी तरीका आप की वर्ड में लिखिए, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि याद करने के लिए ना पैराग्राफ लिखेंगे ना ऐसा करके बड़ा सा, तो याद नहीं होगा, ये बात याद रखिए। मेंस में क्या है ना, याद नहीं होता है। मैंने इंग्लिश मीडियम टॉपर्स की कॉपी जब देखी तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा सही लगा कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो क्या है, पॉइंट वाइज फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ से लिखने से बचते हैं। हाँ, पैराग्राफ में भी मार्क्स आते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते, बट वहाँ पे एलेबोरेट करने में ना क्या है, कुछ जो है अनवांटेड वर्ड्स भी आते हैं, यानी जो वर्ड्स की जरूरत नहीं थी वो आप फालतू में लिख रहे हैं, यानी आपका वर्ड्स वेस्टेज हो रहा है वहाँ। बट यहाँ पे टू द पॉइंट आता है। ये तभी यूज़ करिए जब आपको वो क्वेश्चन ढंग से नहीं आता, वहाँ पैराग्राफ बहुत अच्छा है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन अच्छा आता है, टू द पॉइंट आता है, तो यहाँ पे इससे लिखने से बेहतर कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। तो हर एक में 5 से 10 पॉइंट लिख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पर लिखा इसका डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव्स में लिखा इसके 5 पॉइंट या 7 पॉइंट, नेगेटिव्स में लिख लिया इसके 7 पॉइंट,
ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे समाज पर क्या फ़र्क है, इसका इस वैश्विक स्केल पर, व्यक्तिगत स्केल, ऐसे करके आपने नोट्स बना लिया। ठीक है, आपका 2 से 3 पेज में नोट्स हो गया मान लीजिए। तो आप इसी 2 से 3 पेज में पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है उसके आप मॉडल आंसर चेक करिए, मॉडल आंसर। ठीक है, मॉडल आंसर में आपको कुछ फैक्ट्स दिखेंगे, कुछ फिगर्स दिखेंगे, उसको आप इसी पेज पर नोट करना है। इसी पेज पर, जो हमारा ये पेज जहाँ पर आपने नोट्स बनाया था, उसको उसी पेज पर नोट करिए और लिख लीजिए 2022 में जैसे क्वेश्चन आया तो 2022 में ये इस टाइप्स के क्वेश्चन में ये लिखना था, शॉर्ट में लिख लीजिए। 2023 शॉर्ट में लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना, जब आप पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन देखेंगे ना जब, तो आपको याद रहेगा अच्छा इस ट्रैक पे क्वेश्चन में पढ़ना है, एक जगह सब कुछ रहेगा। ऐसा ही आपको हर एक चीज़ हर एक सब्जेक्ट्स के लिए करनी है। ठीक है, तो आपका क्या है, इसमें एक दिन जाएगा, है ना, एक दिन पर डे टारगेट बनाइए एक टॉपिक का। 20 दिन है तो 20 टॉपिक, इसमें से आप 15 कर पाएंगे, 13 से 14 मान लेते हैं, 15 भी नहीं कर पाएंगे, 13 से 14 टॉपिक आप कर पाएंगे कवर। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो 13 से 14 टॉपिक आपने अगर कर लिया सपोज कीजिए, ठीक है, 20 दिन में। ऐसा ही आपने GS2 में भी 20 दिन लगाया, GS3 में भी 20 दिन लगाया, यानी 60 दिन में आपने GS1, 2 और 3 कर लिया। ठीक है, ये कर लिया कवर। ठीक, GS4 जैसे है, अगर आप 20-20 दिन लगा रहे हैं तो GS4 को क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शनल भी आपको साथ साथ लेकर चलना है ना। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, 6 घंटे से 8 घंटे इसको दे दिए, और उसके बाद जो ऑप्शनल पे है वो 3 से 4 घंटे ऑप्शनल को दे दीजिए। अगर आप इतना नहीं पढ़ पाते हैं तो इसको करिए 5 घंटा, इसको करिए 3 घंटा, तो 8 घंटे वैसे हो रहे। ठीक है, बट याद रखना है एक ही दिन में आपको एक टॉपिक बनाना है, आप डायमेंशन ज़्यादा मत लीजिए फिर। ठीक है, बट पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, उसके पीवाईक्यू लिखने ही हैं, वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल में आपको 3 घंटे में आप मान लीजिए एक लेक्चर कवर कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये पर डे के हिसाब से आपको, यहाँ मैंने बोला कि आपको 60 दिन लगा है ना, तो आपके 85 डेज बच रहे थे। मैंने अगर पीवाईक्यू आपने प्रीलिम्स का देखा होगा कि 200 प्लस डेज में कैसे तैयारी करना है, तो उसमें मैंने आपको 115 दिन का टाइमिंग बताया था। 85 डेज मेंस के लिए बच रहे थे, तो आप 20 दिन 20 दिन 20 दिन यानी 3 में आपने 60 to 70% टॉपिक्स कर लिए कंप्लीट। ठीक है, 60 दिन में GS1, 2 और 3 के, GS1, 2 और 3 के। ठीक, बाकी जो इसी 60 दिन में आपने एक एक लेक्चर देखा ऑप्शनल का, अगर आप लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो आप इस नोट्स को कवर करेंगे 3-3 घंटे, तो आपका इसमें करीबन करीब 60 दिन में आपका 60% सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होगा 2 महीने में। किसी का 50% भी हो सकता है, तो 50 to 60% में रख के चल रहा हूँ। ठीक, अब 20 दिन जो बच रहे हैं आगे के 85 डेज में, उसमें आपको इसी ऑप्शनल को कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 20 दिन 25 दिन जो बच रहे हैं हमारे 25 डेज, इसके बाद तो उसमें आप इसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसमें आप 20 चैप्टर्स 20% और सिलेबस कवर करेंगे 20 दिन में। नहीं होगा तो 10% कवर करेंगे, तो 70% ओवरऑल मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर इससे कम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शनल तैयार रहेगा ना तभी आप जो मेंस में लिखने की हालत में रहेंगे। बिकॉज अभी अगर ऑप्शनल तैयार नहीं रख पा रहे हैं तो उस समय बहुत मुश्किल है तैयार करना, जो सच बात है, क्योंकि उस टाइम में बहुत हेक्टिक हो जाता है कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। अभी आंसर राइटिंग आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप आंसर राइटिंग मत करिए। ऐसा इसलिए कि आंसर राइटिंग उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिसको थोड़ा सा फैक्ट्स पता है। फालतू के आंसर्स लिखेंगे उसका कुछ भी, कोई भी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं है यूपीएससी में, याद रखिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, अगर आप आंसर लिख रहे हैं फालतू के चीज़ें बना के कुछ से कुछ, उसके मार्क्स 10 में से 1 नंबर देगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। तो ये बात याद रखना है। तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आंसर राइटिंग करिए, आंसर इतना हुआ बना रखा है आंसर राइटिंग। ऐसे आंसर राइटिंग करने का कोई वैल्यू नहीं। आंसर राइटिंग का क्या मतलब होता है ये बताता हूँ आपको मैं। आंसर राइटिंग का मतलब होता है 2 तरीके से, या तो आपने सिलेबस कवर कर रखा हो, ठीक है, सिलेबस कवर कर रखा हो तो आप आंसर्स लिख रहे हैं चेक करने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए, वो ठीक है। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ आप फर्स्ट या सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आपका पूरा सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस कभी कवर होता नहीं है। ठीक है, वो आप समझ लीजिए कि आप समझेंगे कि करंट अफेयर्स बढ़ता रहता है चीज़ें, और फिर रिविज़न भी करना होता है।
तो सबसे बेस्ट क्या है, जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके जो मॉडल आंसर्स होते हैं, मॉडल आंसर, उसको देखिए और उसके पॉइंट्स नोट्स करिए। यानी उसके पॉइंट आपको कॉपी पे नोट करना है, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके आंसर लिख लीजिए, उसको नोट करिए। इसी तरह हर एक क्वेश्चन पैटर्न पे जितने भी आ रखे हैं उस टॉपिक से, उसको नोट कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपके पास वो कंटेंट रहेगा कि आपको क्या लिखना है। एग्जाम में ये कंटेंट मायने रखता है, ये कंटेंट आपको क्या लिखना है। फालतू के कुछ भी लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर आप ये कंटेंट याद किए हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आप इसको लिखिए। ठीक है, जब ये आपका प्रैक्टिस हो जाए ना, तो आप एक दिन रख लीजिए इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। वो सबसे बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि आपको ये जो कंटेंट रिच मटेरियल है वो आपको याद है। अब आप उसको लिख रहे हैं अपनी भाषाओं में, तो यहाँ पर आपको 10 में से 5 से 6 मार्क्स और नहीं तो 7 मार्क्स मिले की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। बट अगर आप वैसे ही लिख रहे हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, याद रखना वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक्सेप्ट अगर आपको बहुत नॉलेज है, तो अगर आप नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर रखे हैं फिर तो आप लिख ही सकते हैं, फिर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये आप करना है। तो GS आपका ऑप्शनल जो हो गया वो आपका 70% मैं मान के चल रहा हूँ ख़त्म हो गया है ना। 70% आपका दिसंबर तक ख़त्म हो गया है ना, दिसंबर तक मैं लेकर चल रहा हूँ टारगेट, बिकॉज 200 दिन में हमने ना दिसंबर और चूँकि जैन अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है, और जैन है, इतना हमने प्लान लिया था 120 दिन का। तो जैन तक आप मान लीजिए, इसको काटिए, जैन तक आपने 70% ऑप्शनल ख़त्म कर लिया। जैन तक आपने 70% to 75% GS 1, 2 और 3 ख़त्म कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब आप जैन में फैब में आ जाएंगे तो फैब में आप पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटी पढ़ेंगे। जब मैंने बताया था प्रीलिम्स के लिए, वो आप वीडियो देखना, उसमें बताया था सारे सब्जेक्ट्स आपने 4 से 5 बार रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, 5 से 6 बार मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बोले रिवाइज किया हुआ है, और इसी टाइम मैनर में किया है। ठीक है, वो 115 दिन में। तो ये जो 115 दिन आप करेंगे ना, उसमें आप ये जो 70% सिलेबस है ये आपका हो जाएगा 95% सिलेबस, बिकॉज ये जो बच गया पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आप यहाँ पढ़ रहे हैं ढंग से। ठीक है, तो ये 95% सिलेबस आपने कवर कर लिया GS 1, 2, 3 का। ठीक है, ऑप्शनल आपने 70% कवर कर रखा है। तो अभी के टाइम में जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक टारगेट है, वो इतना तक हो सकता है। इससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले स्टार्ट किया है तो वेल एंड गुड, फिर तो हो ही सकता है। तो इतना टारगेट आपको कवर करके चलना है। ठीक है, याद रखना है, जो जैन के बाद आप फैब से स्टार्ट करेंगे मेन प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, ढंग से पढ़ना है इसलिए क्योंकि वहाँ मेंस का तैयारी भी कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको समझ के पढ़ना है। बिकॉज आप याद करेंगे इन चीज़ें, कई सारी चीज़ें क्या है ना, आप याद करने के लिए अप्रैल मई रखिए। ठीक है, वहाँ याद करिए काफ़ी सारी चीज़ें। जो फैब और मार्च है, यहाँ आप समझते हुए पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, आपको समझ विकसित करना है। समझ अगर हो गया तो आप क्वेश्चंस जो प्री वाले हैं क्वेश्चन वो कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में आप याद कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप करने की हालत में रहेंगे। बट अगर आप समझे ही नहीं ना, तो पेपर टाइम में आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस मिलेगा, और क्वेश्चंस मिलेगा तो आप पढ़े तो हैं बट समझ नहीं आया, तो आप, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आप करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो समझने में फोकस करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मई तक का टारगेट। और CSET के लिए क्या करना है, तो CSET के लिए आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा CSET के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेंस के लिए आपका ये याद रखना है 75% से 70% आपका ऑप्शनल खत्म हो गया यहाँ, और 95% आपका GS 1, 2, 3। बिकॉज अगर आप 4 करने की सोच रहे हैं तो वो यहाँ नहीं हो सकता, याद रखना। और ऐसे की तैयारी कब करनी है, ऐसे तो छूट गया, तो ऐसे की तैयारी इनके साथ ही होगी। कैसे होगा, जैसे GS 1, 2, 3 में आप कोई फैक्ट्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि जो लेडीज़ का इन्फेटिसाइड हुआ है, मान लीजिए जो बच्चों का शिशु हत्या हुआ है वो इतना % हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने करप्शन में देखा कि अच्छा ये कैग में ये रिपोर्ट आई, उसमें करप्शन में ये इतना 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 हुआ, ये चार्जेस हुए, ये इसको सजा हुआ, इसको ये नहीं हुआ। जो भी आप डेटा पढ़ते हैं उसको आप क्या करना है, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में कॉपी में नोट ऐसे करके नोट डाउन करना है। कैसे करना है, तो मान लिया आपने पढ़ा कि अभी जो है हेल्थ सेक्टर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हेल्थ वाले में ये प्रॉब्लम डाल के उसमें लिख लेंगे छोटा छोटा टॉपिक में। उसके बाद क्या इसमें किया जा सकता है, कितने बेड है, कितने मरीज पर, कैसी कंडीशन है हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ की, क्या है, ये सब आप धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे आपको जैसे जैसे न्यूज़ मिलते हैं वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आज वीडियो को करते हैं ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे CSET की तैयारी कैसे करें।